नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। इस समय बाजार में या देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो एक काफी अनिश्चितता सी देखी जा रही है। सरकार इसके पीछे कारण बता रही है ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध, लेकिन अर्थशास्त्री कुछ और कह रहे हैं और बाजार के विश्लेषक कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में आम निवेशक के मन में क्या चल रहा है, उनकी कुछ आशंकाएं हैं, कुछ वो जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं। तो उन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेके हम आए हैं। जाने माने म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ राजीव पांडे जी, जो म्यूचुअल फंड के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनसे म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करेंगे और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या भविष्य की संभावना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद बहुत बहुत। क्या देश में क्या चल रहा है, इसमें जो स्थिति है, सरकार ने तो आगे कह दिया प्रधानमंत्री ने कि सोना ना खरीदो, तेल बहुत कम जो है यूज करो, शादी ब्याह में भी दान तो कुछ लो, ये सब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कहाँ जा रही है हम लोग? देखिए, क्या होता है कि हमारे देश में हम लोग करीब 80% पेट्रोल आयात करते हैं और जब उसका दाम बढ़ जाता है तो दिक्कत आती है। और दूसरा ये हुआ है कि जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 14 में, तब हम लोग करीब 18% पैदा कर लेते थे अपना। अब हम लोग केवल 12% पैदा कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्शन जहां क्रूड ऑयल का सरकार को बढ़ाना चाहिए था, सरकार ने बढ़ाने के बजाय गिरा दिया है। अच्छा, जितना भारत के साथ एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमेशा से चली आ रही है, हमारे पास नहीं है भाई। सऊदी अरेबिया में हो गया तेल, वेनेजुएला में हो गया, ईरान में हो गया, हमारा भाग्य नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमारा भाग्य काम किया पिछले 30 सालों से, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो जितनी कमाई होती है उससे आराम से हम तेल खरीद लेते हैं। दूसरा, एक्सपैट्रिएट जो सऊदी अरेबिया में, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स अमेरिका गए हो, वहां से भी रेमिटेंसेस आते हैं। लेकिन इस समय थोड़ी गणित गड़बड़ाई हुई। जैसे मैंने कहा कि एक तो तेल महंगा हो गया, दूसरे हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, तीसरे एक दुनिया में एक चला हुआ एआई आजकल। हाँ, तो एआई में क्या हुआ कि भारत की कंपनियां बहुत एडवांस एआई के लेवल पे काम ही नहीं कर रही है। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ही नहीं। अब जाके भारत सरकार जगी है और जितना बजट है वो करेगी, उसका 50 गुना बजट करेगी, तो भी 5 साल बाद कहीं सेमीकंडक्टर में हम लोग कहीं आएंगे। आज की जो स्थितियां हैं कि जैसे हमारे म्यूचुअल फंड में एक इंडो ताइवान फंड था, एक निप्पन का, तो बहुत दिन तक 10 रुपए का हम लोगों ने बेचा, वो 8 ही रुपए चलता रहा। लेकिन इस समय वो भाग करके वो बहुत डबल और ट्रिपल हो गया। तो इंडो ने जो ताइवान का एसएमसी करके कंपनी है सेमीकंडक्टर की, एसएमटीसी एसटीएमसी, वो जो कंपनी है उसका दाम इतना बढ़ा कि इस समय भारत को शेयर मार्केट का एक कैपिटलाइजेशन होता है कि भारत के सारे शेयरों की कीमत क्या है। तो उस मामले में ताइवान ने हमको पीछे छोड़ दिया है। ये ताइवान जबकि बंबई के बराबर है। सही बात। और बंबई से कम जनसंख्या है। तो ताइवान इतना आगे चला गया क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया। आप देखिए, रशिया और अमेरिका और उनकी दूरदृष्टि रही होगी, उनकी दूरदृष्टि, उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई। देखिए, अमेरिका और ईरान की लड़ाई में भी ईरान इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और अमेरिका भी इसलिए डटा है क्योंकि वही टेक्नोलॉजी मास्टर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं निकला। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में किया नहीं काम। तो देखिए, एक तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ, नंबर 1। क्रूड ऑयल इस समय महंगा हो गया, अमेरिका बहुत हावी हो चुका है हमारे ऊपर, यहाँ से तेल मत लो, वहां से तेल लो, ये सब हमारी सार्वभौमिकता को भी क्षति हो गई है। दूसरा, एक और चीज हुई कि जो देशों के जो फॉरेन रिजर्व होते हैं वो पहले खाली रुपए में होते थे, लेकिन इधर क्या हुआ कि जब रशिया और ईरान इसकी बगल में रशिया की यूक्रेन पे जब लड़ाई हुई, तो ये माना गया कि ये भला गलत है। आप तो देख ही रहे हैं, अमेरिका के ऊपर गलत नहीं है, लेकिन रशिया के ऊपर ज्यादा गलत माना गया। तो रशिया के फॉरेन, जैसे अपराधियों के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, वैसे रशिया के अकाउंट को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। कहा, आप तो आक्रांता देश है, आपके अकाउंट हम फ्रीज कर देते हैं। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भाई सब लोग जिसके पास जो होता है, जैसे मान लिया आपके पास पैसा है, आप एसबीआई में रख दें, हम एसबीआई में रख दें। अब आपका हमारा कोई जानने वाला लड़का है, उसने कोई क्राइम किया, उसके सारे अकाउंट एसबीआई में बंद हो जाएंगे। तो हम लोग भी कहेंगे यार थोड़ा सेंट्रल बैंक में रख दो, थोड़ा सोना रख लो। तो उसमें क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज रखा जाता है उसको वो सोचने लग गए 10% हम गोल्ड भी रखते हैं। तो पिछले 2 सालों में टर्की ने, भारत ने, रशिया ने, अमेरिका ने, चाइना ने,
गोल्ड खरीदा। अब जब गोल्ड की होड़ पड़ी तो चांदी भी खरीदी लोगों ने। तो ये हो गया कि भाई हमारा जैसे भारत का 688 बिलियन डॉलर यूएस बिलियन डॉलर में हमारा रिजर्व है, तो अब 10 बिलियन डॉलर उसमें हमारा गोल्ड भी हो गया। पहले मान लो 2 ही बिलियन डॉलर रहा होगा। तो अब ये टेंडेंसी चली। अब गोल्ड भारत में पैदा नहीं होता है। कोलार माइंस है, ये आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा। अब कोलार माइंस से लगभग कुछ नहीं पैदा होता, तो सारा गोल्ड तो बाहर से आ रहा है। तो हम लोग भारत में शादी में गोल्ड चाहिए, हर फंक्शन पे गोल्ड चाहिए, और वो कौन सा त्योहार होता है, दिवाली के समय गोल्ड खरीदना है। तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब गोल्ड चाहिए, म्यूचुअल फंड लेके आ गए। अभी पिछले दिनों जो गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़े, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि यही सबसे बेस्ट है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट सब आ गए, सारे म्यूचुअल फंड लेके आ गए, गोल्ड का फंड, ईटीएफ फंड, ये फंड, गोल्ड का फंड ऑफ फंड। हाँ, रशिया का रिजर्व को फ्रीज करने के बाद सबने सोचा और कुछ करें तो गोल्ड ही खरीदे। अब भारत जब ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है, रेट बढ़ गया, जो चीज बढ़ती है लोग सोचते हैं यही बढ़ेगी। अब जब लोग खरीद रहे हैं तो भारत के रिजर्व पे असर आ रहा है। तो मोदी जी ने ये बात बोली है। मैं ये कह रहा था कि जो सरकार पिछले 10-12 सालों से अर्थव्यवस्था का एक खाका पेश कर रही थी, जो जीडीपी के आंकड़े दिए जा रहे थे, एक संभावनाएं जताई जा रही थी कि हम देश की, दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे इस पोजीशन में पहुंचेंगे, इन सब के बावजूद जो विदेशी निवेशक हैं, एफडीआई जिनको बोलते हैं, वो यहाँ से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। क्या बात है, क्या वजह इसकी हो सकती है? बताता हूँ कि जो सितंबर 24 का जब समय आया, तो भारत की मार्केट बहुत प्लस थी, बहुत ऊपर थी, और हम लोग कोविड से लेके पैसे को कई फंड्स में हम 5 गुना 6 गुना कर चुके थे। तो भारत की मार्केट बेतहाशा बढ़ी सितंबर 24 तक, और अन्य देशों की मार्केट बढ़ी नहीं थी। तो देखिए, विदेशियों के लिए, जैसे हम लोग बाटा का शेयर बेच के कॉलगेट का शेयर खरीद सकते हैं, तो विदेशी जो है वो भारत का शेयर बेच के चाइना का खरीद सकते हैं, साउथ कोरिया का खरीद सकते हैं। तो वो उल्टा पुल्टी करते रहते हैं। दूसरा, एक भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो पहले अटल बिहारी जी ने हटाया था, और उसके बाद ये मोदी जी ने 18 में लगा दिया। उसमें यह है कि आज की जो थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसके बाद ये स्थिति है कि 1.25 लाख तक के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 12.5%। हाँ, ये टैक्स विदेशियों पर भी लगता है। अच्छा, जब डॉलर वाला पैसा आता है विदेश से, तो पहले वो रुपए में कन्वर्ट होता है, फिर वो शेयर खरीदता है। अब रुपए में मान लिया 10% बढ़ गया, लेकिन डॉलर 10%, रुपया 10% गिर गया, तो जब वो डॉलर हुआ तो वो 100 रुपए का उसके वापस 100 रुपए है, और उस पर टैक्स अलग लग रहा है 12.5 का। तो वो कहता है 100 रुपए के मैं 95-94 रुपए लूं क्या? वो कहता है मैं तो जाऊंगा साउथ कोरिया में, मैं तो जाऊंगा मैं चाइना में, मैं तो अमेरिका में ही लगाऊंगा। तो ये दिक्कत आ गई। एक हमारा जो टैक्सेशन है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये बहुत कम देशों में है, इसको सरकार को आराम से हटा देना चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार नहीं हटा रही है। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि जैसे एक हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। ये भी देखा गया कि पिछले दिनों हमारे अपने जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो देश में निवेश करने की जगह वो भी जाके फॉरेन में दूसरे देशों में निवेश की बात कर रहे हैं। तो इससे हमारे बाजार पे, अर्थव्यवस्था पे, देखिए, देश में भी कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि सरकार पे इस तरह के भी आरोप हैं कि सरकार कुछ उद्योगपतियों का पक्ष लेती है। जी हाँ, जी हाँ, कोई दो राय नहीं इसमें। ये जो परिस्थितियां होती है ना, तो इसमें जैसे 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, एक बच्चे को लगे कि पापा मुझे नहीं मानते, तो उसका माहौल घर का बहुत बिगड़ जाएगा और वो कुछ अलग ही रास्ता अपनाएगा। तो ये चीज भी है थोड़ी सी। और देखिए, अर्थव्यवस्था में डाउन आया है। पिछले साल, 1.5 साल पहले इलेक्शन था, तो सरकार ने कोई खर्च नहीं किया, क्योंकि उसके बाद फिर फाइनेंस बिल वगैरह पास नहीं हुए। उसके पहले सारा खर्च कर दिया, बाद में किया नहीं। और हमारी इकोनॉमी इस समय सरकारी खर्चे ज्यादा चल रही थी। फिर सरकार नया बजट लेके आई और कहा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाएंगे, जीएसटी कम कर दिया, कंजम्पशन हो, इनकम टैक्स में कमी कर दी कि कंजम्पशन करें। लेकिन उन सब चीजों का भी प्रभाव आ नहीं पाया है। और लेकिन इधर सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो कुछ ठीक भी हो रहा है। नहीं, जो मोदी सरकार ने की अपना प्रोजेक्शन किया था मेक इन इंडिया, कि आप लोग आइए बाहर से हमारे यहाँ ये बनाइए, तो मुझे लगता है क्या जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पे माल बनाने की जगह या तो सिर्फ असेंबलिंग कर रही हैं, या फिर उन्होंने इसको एक प्रोडक्शन कंट्री मानने की जगह पे सिर्फ वाकई में कंजम्पशन कंट्री ही मान लिया। देखिए, एक तो ये सब काम बड़े धीरे धीरे होता है, मेक इन इंडिया और ये सब चीजें जो है धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। दूसरा तरीका है, यदि आक्रामक रूप से सरकार चाहती है कि करना, जैसे सरकार बोलती है कि एनिमल स्पिरिट्स होनी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट में, तो सरकार में भी एनिमल स्पिरिट होनी चाहिए।
आप देखिए कि हर एक महीने पे एक मीटिंग करिए उद्योगपतियों के साथ कि क्या समस्या है, मजदूरों की क्या समस्या है। आप देखिए जब मजदूरों से ही सब कुछ है, भाई मजदूर दिवस 1 मई मनाते हैं, मजदूरों ने तो सारी बिल्डिंग बनाई, विधानसभा लोकसभा सब तो मजदूरों ने बनाई, आईफल टावर भी मजदूर ने बनाया होगा। सही बात है। तो मजदूरों को कोई ध्यान नहीं दिया, जब कोरोना है तो सारे मजदूर पैदल आए और ये हो गया कि मजदूर पैदल चले ही नहीं। और सरकार ने जो स्कीम दी, राहत दी, वो कारपोरेट खा गया, वो सब कॉर्पोरेट्स खा गए। तो एक भारत में कैपिटलिज्म की जगह एक क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। कैपिटलिज्म को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, सोशलिज्म और उससे कम्युनिज्म से बहुत अच्छा है, लेकिन एक क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें चोरी टाइप का एक माहौल होता है। चोरी टाइप का ये कहिए कि पूंजी सरकार के साथ मिलकर चलते कुछ लोगों के पास सिमटती जा रही है और बाकी लोगों के हाथ। तो वो तो देखिए इनइक्वालिटी की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लीजिए, वो सब है। अब पूरी दुनिया में यही हाल है, भारत में कुछ ज्यादा ही है। इनकम डिस्पैरिटी लगातार हर साल बढ़ती चली जा रही है। थोड़े से लोगों में सारी संपत्ति है, थोड़े उद्योगपति। अब भारत इतना गरीब, उधर अडानी दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंच गए थे। अब हम आम लोगों की अगर बात करें, आम निवेशक की अगर बात करें, जिनके पैसा लगा हुआ है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाले समय में आपको कुछ संभावना दिखती है? तो उनके लिए 2 प्रकार की सलाह है। एक तो अपना देखिए, भारत में एक भारत है और एक इंडिया है, 2 नेशन थ्योरी है, डिसरेली ने एक बार दी थी। तो भारत तो ऐसी चलेगा जैसे बहुत सालों से इकोनॉमी हमारी कभी कभी 2-3% पे ग्रो करती थी 1960-70 वगैरह पे। लेकिन आप जब से सेंसेक्स है नापना शुरू किया है, आप इस सेंसेक्स को नापेंगे और 2 साल की मंदी के बाद भी आपको लगेगा कि 1979 से सेंसेक्स बना है तो भी 14-15% का रिटर्न आ गया है। 14% का मान के चलिए आप, डिविडेंड के साथ 14.5। तो बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी तो चली आपकी 6 पे, 5 पे, 4 पे, 2 पे भी चली। तो 2 बातें हैं, एक तो जैसा भी माहौल है, लेकिन एक ट्रेन लगातार चल रही है 80-90 पे, वो ट्रेन पहुंच जाएगी और उसने सब व्यवस्था कर रखी है, कैसे पटरी पे चलना है, सब क्या है। तो जो हमारी जो कंपनियां हैं, वो जो शेयर मार्केट की का जो पोर्टफोलियो है, वो फंड मैनेजर, कमी तो आती है लेकिन फंड मैनेजर ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए देश में कमी आई कि कोई सामान नहीं बिक रहा है सपोज, लेकिन अब फंड मैनेजर ने मान लिया जोमेटो का शेयर खरीद लिया, या जोमेटो के बजाय ब्लिंकिट का शेयर है, वो शेयर खरीद लिया। अब बिक्री तो कम हो रही है, लेकिन बिक्री का तरीका बदल गया। अब लोग दुकानदार के यहाँ जाने के बजाय घर में खटखट करके सामान मंगा रहे हैं, तो उसका शेयर 10 गुना हो गया। तो फंड मैनेजर ऐसे करके फायदा दिला देते हैं जिन पॉकेट्स में ग्रोथ है, कहीं तो ग्रोथ हो रही होती है, तो वहां से फायदा दिला देते हैं, फंड मैनेजर आपको दिला देंगे। और एक मीन रिवर्जन भी होता है। मीन रिवर्जन जैसे आप सोचिए कि साउथ कोरिया है, चाइना है, ये सब चीजें जो बहुत बढ़ गया है, अमेरिका है, तो अमेरिका तो 11 साल से 12 साल से लगातार बढ़ रहा है और बहुत साल से आ रहा है मंदी होगी मंदी होगी। हो सकता है सच में अमेरिका में दिक्कतें आए क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में दिक्कत है, तो और भारत की इकोनॉमी अब ठीक हो क्योंकि साल भर से 2 साल से चली नहीं है। तो ये चीज हो सकती है। अब भारत का समय आने वाला है, पलटने वाला है। आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं और SIP किंग के नाम से भी आपको लोग बाजार में जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है जिसमें काफी कम रिस्क में ठीक ठाक गेन मिल जाता है। क्या इसमें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस समय रिस्क एपेटाइट के साथ आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए। एक आजकल चल चुका है कि ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, हाँ वो ऐप वगैरह है। तो आपको अगर ज्ञानी है तो आप कर लीजिए, अगर आप ज्ञान कम है या अमाउंट बड़ा है और उस पर आपकी बच्चे की शादी, बच्चे की पढ़ाई, आपका बुढ़ापा निर्भर करता है, तो आप जैसे सेल्फ मेडिकेशन मना है वो सब मत करिए। आप किसी भी एडवाइजर को पकड़िए जो कि अपनी फील्ड को जानता हो, कई साल से काम कर रहा हो, और उसके साथ बातचीत करते करते लगातार उससे मुलाकातें करिए और बातचीत करते करते धीरे धीरे निवेश करिए, तो आपका बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। अब अभी भी यहाँ से हो सकता है। किस सेक्टर में, किस फील्ड में, कौन से म्यूचुअल फंड के लिए आप रिकमेंड देखिए जो आपको सही लगा? सेक्टर, और जैसे आप कम से कम इतना तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लड़ाई चली तो ये होता था कि भाई पेट्रोलियम कंपनियों के दाम बढ़ गए, जैसे ये तो हुआ, लेकिन जैसे लड़ाई चलती है तो डरते हैं लोग कि लड़ाई होगी तो गोल्ड बढ़ेगा, बाकी से अब गोल्ड बढ़ चुका है। अभी भी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है गोल्ड में, तो हम थोड़ा सा उसको बता रहे हैं कि सोच समझ के लीजिए, गोल्ड हो सकता है ना भी चले, क्या पता नीचे चला जाए। तो अभी मैंने दिखा रहा था, मैं कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए गोल्ड अगर 10 लाख रुपए अगर लगाए थे किसी ने 2 साल पहले, तो आज गोल्ड है 16-17 लाख का, सिल्वर 17 से 19 लाख है। अब आप देखिए साउथ कोरिया में, अगर किसी ने, साउथ कोरिया में 2-3 कंपनियां, एक तो सबसे बड़ी है सैमसंग है, एक दो और है जिनका नाम मैं भूल गया, उसमें 10 लाख रुपए किसी ने लगाए थे 2 साल पहले, आज 17 से 20 लाख के बीच में। अच्छा।
18-19 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। चाइना भी देख लीजिए तो 10 लाख का 11.5-12 लाख हो गया, 12.5 लाख तक हो गया। नस्डैक जो है अमेरिका का जो इंडेक्स है, उसमें भी 10 लाख रुपए 2 साल में 15.5-17 लाख तक हो चुके हैं। अब आ जाइए भारत में। अब भारत में क्या है, निफ्टी 50 जो है वो 10.5 से केवल 11 लाख तक हुआ। मतलब 2 साल पहले 10 लाख लगाए थे और 2 साल पहले लोगों को ये आशा था कि भाई 2-3 साल में डबल हो गया था, तो लोग सोच रहे थे कि वही बढ़ेगा, और लेकिन वो 10 लाख का वो रख के शेर है और अभी 10.5 लाख है, 11 लाख है, तो लोग ऊपर हैं। लेकिन अब ये धैर्य रखने की बात है, अब भारत में खरीदने का समय है। तो ये निवेशकों को सलाह है कि आप रीसेंसी बायस, एक चीज होती है कि जो चीज अच्छी होती है लोग उसी को सोचते हैं वही होगी, वहां से हाँ सोचना चाहिए, लगता है वही होगा, तो उसको ये आपको प्रज्ञा होना चाहिए कि वो चीज मुझे नहीं करनी है, इसका विवेक रखिए, भीड़ के पीछे मत भागिए। देखिए धैर्य रखे लोग जी। एक तो घबराए नहीं, लेकिन ऐसे निवेशक जिनका पैसा लगभग लग चुका है बाजार में, म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो जिसके इक्विटी में, अब उनके हाथ में पैसा नहीं है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि यही सही समय है, बाजार में रेट कम हुए हैं, बहुत तो खरीद लो। जी जी। लेकिन जब लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है, वो कैसे करें? ऐसे लोगों के लिए अब क्या बताएं, वो ढूंढे, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं इधर उधर लोगों के पास, वो सब अपना लाके लगाएं। दूसरा जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में हल्का फुल्का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इस समय एग्रेसिव पोर्टफोलियो कर सकते हैं आप, स्मॉल मिड कैप और फिर से अच्छी तरह ऊपर जा सकता है, उसमें ग्रोथ विजिबिलिटी है, अच्छी है और दाम गिरे हुए हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई जरूरत पड़े तो आप बेचिए मत, और जरूरत पड़े तो आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स मिल जाते हैं, अगर अच्छा पोर्टफोलियो है तो आप वो लेकर के कुछ लगा, आप अपने खर्चे चला लीजिए। तो पोर्टफोलियो को मजबूत बना रहने दीजिए, कहीं ना कहीं से नया नया थोड़ा भी लगाइए। गिरी मार्केट का थोड़ा भी पैसा बहुत काम करता है, लेकिन सेंटिमेंट को जीतना बड़ा कठिन है। जब माहौल खराब होता है, देश का जैसे माहौल खराब है तो रेट नीचे है, लेकिन लेने का मन नहीं होता। अब इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा हुआ है कि ऊपर पे खरीदते हैं, बाद में वो फंसते हैं। तो आज से 2 साल बाद जब मार्केट बहुत भाग जाएगी, तो ऐसे ही समय पे तो आप लोग जैसे एक्सपर्ट काम आते हैं, तो उनको बताएं कि भाई देखिए इस समय पैसा आया तो इसमें लगाओ। तो देखिए भारत में क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ठीक से नहीं समझते हैं, और उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त भी नहीं समझते हैं, घबरा भी जाते हैं लोग, तो घबरा जाते हैं। 5% है तो जैसे आप ही को लगाना है पैसा, और मैंने कहा नहीं आप 10 लाख लगा दीजिए, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे कि यार इनको तो कमीशन कमाना है, ये तो बोलेंगे ही। तो आपने पत्नी से पूछा, आपने अपने साले से पूछा, आपने दोस्तों से पूछा, उन्होंने नहीं बताया, तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। अब आपके 2-3 दोस्त अगर जानकार होते तो सही हो जाता, आपकी पत्नी अगर जानकार होती तो कहती नहीं मिलिए उनसे, आप वो सही कह रहे थे, चलिए हमसे बात कराइए, घर पे बुलाइए जब मैं चलती हूँ। तो लोग जानते नहीं ना, तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो जो जानकार है वही कमाएगा। जो एक आइडिया डीएसपी म्यूचुअल फंड का था, ब्रेन बना होता था उसकी बुकलेट के ऊपर, और लिखा था लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। अब जो लोग प्रिपेयर्ड रहे हैं कि गिरावट आएगी तो खरीदेंगे, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। यानी कि अगर कोई आपके पास आ रहा है सलाह के लिए और पैसा लगाना चाह रहा है, तो आपके कहने पे एक बैग पूरा पैसा ना लगा दी, कुछ बचा के रखे कि आने वाले समय में कभी मार्केट कम होगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, 10% बचा के रखिए, 20% बचा के रखिए। और हम भी बोलते हैं कि जैसे आप ला रहे हैं, अब हमको तो नहीं पता कि क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं 50% पैसा लगा लीजिए, 40% लगा लीजिए, और बाकी जो पैसा है 20% रख लीजिए, और बाकी जो 40% है उसको एक जगह डेट फंड में डाल के हम धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में उस पर स्विच करते हैं, धीरे धीरे उसको बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से लाते हैं। लेकिन ये देखना होता है कि उसका टाइम होराइजन क्या है, रिस्क होराइजन क्या है, इमोशनली वो कितना मजबूत है, पैसे के प्रति उसकी क्या वो बात है, और वो खुद पैसे से कितना मजबूत है। सब चीज उसकी देखने के बाद उसको सही राय दी जा सकती है। प्रिस्क्राइब करते हैं आप। अगर आपको कहना हो कि लीजिए 5 लाख रुपए और मैं 2-3 साल नहीं बोलूंगा, तो मैं कहूंगा आज ही लगाइए इसी रेट पे, क्योंकि मार्केट तो कोई टाइम नहीं कर पाया ना। मार्केट के लिए कहा गया है कि आपके पास टाइमिंग मत करिए, मार्केट में टाइम दीजिए। तो जैसे आपको 5 लाख लगाना है, 50,000 लगाइए, लेकिन फिर वो लगाइए 6-7 साल के लिए, तब मजा आएगा आपको। तो लोग क्या करते हैं, जमीन तो ले ली थी 40 साल पहले, मकान तो ले लिया था 20-25 साल पहले, कहते हैं इतना हो गया, उतना बढ़ गया, लेकिन म्यूचुअल फंड लोग बेच डालते हैं, क्योंकि बस ओटीपी से आजकल बिक जाता है, पहले तो साइन करना पड़ता था, तो उसका लंबा कार्यकाल देख ही नहीं पाते। अब वीडियो मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने कुछ अच्छी सलाह दी। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को जो है ये इनकी सलाह जचेगी। तो आप जरूर पंडित जी से संपर्क करिए। पंडित जी एक बार अपना
कांटेक्ट बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए का। हाँ, मेरा देखिए कांटेक्ट नंबर है 9415459218, या इंग्लिश दूसरा नंबर है 9838638369, और 19 विधानसभा मार्ग, रतन स्क्वायर की सड़क के दूसरी तरफ 19 विधानसभा मार्ग, लखनऊ बैठा हूँ। आज वीडियो की जो डेट है वो जून 26 में हम लोग बैठे हैं, जैसे आप आए बड़े मंगल पे मुलाकात। हाँ, आज बड़ा मंगल भी है। तो ये है समसामयिक बातें हैं। और एक बात बार बार बोलता हूँ, सेबी का बड़ा रेस्ट्रिक्शन है तिवारी साहब, तो इसमें वो डाल दीजिएगा डिस्क्लेमर कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज इन्वेस्ट वेरी केयरफुली, रिसेंट पास्ट इज नॉट। तो आपने किसी को रिकमेंड तो किया नहीं अभी तक, आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं कि फलाना म्यूचुअल फंड खरीदो, फलाना ये खरीदो। फिर भी जब आप वो कहते तब आपके ऊपर मेरा ये कह देना कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, इसमें भी गड़बड़ी होती है। हालांकि सरकार को कह रही है म्यूचुअल फंड सही है, उसका ऐड चलता है, विज्ञापन आता है। कोई बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए एक बार फिर से। दर्शकों, कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी जरूर करिएगा, इस पे कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ।